नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एसी वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशल चेंज के कुछ अंश हैं और मौजू कमाल का है। हाँ, बहुत दिलचस्प है। हम 20वीं सदी की शुरुआत की बात करने वाले हैं। एक ऐसा दौर जब दुनिया मानो ब्लैक एंड व्हाइट से एकदम से किसी शोर शराबे वाले रंग में बदल गई। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि विक्टोरियन युग का वो शांत, स्थिर और भरोसे वाला समाज वो कैसे टूटा और उसकी जगह वो एक बेचैन, सवालों से भरी, पूरी तरह से नई दुनिया कैसे पैदा हुई। और सबसे दिलचस्प बात कि उस दौर के साहित्य ने इस पूरी उथल-पुथल को कैसे पकड़ा। हाँ, साहित्य समाज का आईना होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 20वीं सदी के पहले 50 साल कोई मामूली साल नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉर्ड का कहना है कि इन 50 सालों में इंसानियत इतनी बदल गई जितनी शायद पिछली 50 पीढ़ियों में भी नहीं बदली होगी। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। ये बदलाव हर तरफ था। आप सोचिए, एक तरफ विज्ञान ने हवाई जहाज दिए, मोटर कार जैसी चीजें दी, जिसने लाखों लोगों को रफ्तार और आजादी दी। हाँ, पहली बार आम इंसान के लिए दुनिया छोटी हो रही थी। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी था। मतलब विनाश। विनाश। इसी विज्ञान ने 2 विश्व युद्धों में करोड़ों लोगों को मारने के नए भयानक तरीके इजाद किए। और फिर परमाणु बम का खतरा तो सर पर लटक ही रहा था। तो एक अजीब सा दौर था। एक तरफ उम्मीद और तरक्की और दूसरी तरफ तबाही और डर, दोनों साथ साथ चल रहे थे। और आपने मोटर कार की बात की। ये सुनने में तो एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका सामाजिक असर बहुत गहरा था, है ना? खासकर युवाओं पर। बहुत ज्यादा। मोटर कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं थी, वो आजादी का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। पहली बार युवा पीढ़ी अपने माता पिता के कंट्रोल से, उनकी नजरों से दूर जा सकती थी। और इसी से, जिसे हम युवाओं का विद्रोह कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। एक ऐसी पीढ़ी जो अपने नियम खुद बनाना चाहती थी। हाँ, इसका एक बहुत डरावना रूप हमने हिटलर यूथ जैसे आंदोलनों में देखा, जहां युवाओं की इसी बेचैनी और ऊर्जा का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। और इसकी तुलना में ब्रिटेन का माहौल तो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। वहां माना जाता था कि छात्रों का पहला काम पढ़ाई करना है, आंदोलन करना नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा टकराव था उस समय का। मतलब ये जो बाहर की दुनिया में उथल-पुथल थी, वो लोगों के अंदर भी एक भूचाल ला रही थी। बिल्कुल। विक्टोरियन युग की नींव कुछ पक्की चीजों पर टिकी थी। घर, साम्राज्य, चर्च। ये वो चट्टानें थीं जिन पर लोग भरोसा करते थे। लेकिन अब वो चट्टानें दरक रही थी। मुझे यहाँ H.G. वेल्स की बात याद आती है। उन्होंने इसे द फ्लो ऑफ थिंग्स कहा, चीजों का प्रवाह। इसका क्या मतलब था? वेल्स का कहना था कि अब कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, बह रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक घर नहीं रही, बल्कि घर की महज एक जगह बन गई है, जहां हम बस तंबू लगाकर कुछ वक्त के लिए रुके हुए हैं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये एहसास कि आपके पैरों के नीचे की जमीन पक्की नहीं है, वो लगातार खिसक रही है, यही 20वीं सदी की सोच का केंद्र था। और जब जमीन खिसकती है तो पुरानी पीढ़ी की हर चीज पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो 20वीं सदी की नई पीढ़ी ने विक्टोरियन युग को कैसे देखा? सम्मान से तो बिल्कुल नहीं। नहीं। वो विक्टोरियन दौर को सुस्त, पाखंडी और सतही मानते थे। उन्हें लगता था कि विक्टोरियन लोग सिर्फ दिखावा करते थे, उनके आदर्श खोखले थे। अच्छा। उनकी नैतिकता और विश्वास को दिमाग और आत्मा के पुराने मांगे हुए कपड़ों की तरह देखा गया। मांगे हुए कपड़े मतलब वो ऐसे कपड़े थे जो उनके अपने नहीं थे, बस उन्होंने अपने बड़ों से उधार ले लिए थे, बिना ये सोचे कि वो उन पर फिट होते भी हैं या नहीं। उनमें व्यक्तिगत यकीन की कोई गर्माहट नहीं थी। और इस विद्रोह के सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ओह बिल्कुल। उनका तो एक ही मंत्र था, सवाल करो, जांच करो, परखो। मतलब किसी भी चीज को आंख बंद करके मत मानो। हाँ, शॉ कमाल के थे। उन्होंने सिर्फ धर्म के पुराने अंधविश्वास पे ही हमला नहीं किया, बल्कि विज्ञान के नए अंधविश्वास पर भी चोट की। सही बात है। उनका कहना था कि सिर्फ इसलिए किसी बात को मत मान लो कि कोई लैब कोट पहना हुआ आदमी कह रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। उनके नाटक मेजा बारबरा में एक कैरेक्टर है एंड्रू अंडरशाफ्ट। हाँ, वो कहता है दुनिया अपनी पुरानी स्टीम इंजन और डायनामो तो फेंक देती है, लेकिन वो अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकताओं, अपनी पुरानी धर्मों को नहीं फेंकेगी। ये उस पूरे दौर की बेचैनी को एक लाइन में कह देता है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये सब बहुत ताजगी भरा और लिबरेटिंग लग रहा होगा कि चलो पुरानी बेड़ियों को तोड़ते हैं, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा डरावना पहलू भी था? बिल्कुल।
बहुतों के लिए ये ऐसा था मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली गई हो। अच्छा। उसी नाटक में बाबरा कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं हमेशा के लिए मानती थी, और वो बिना एक शब्द कहे मेरे नीचे हिल गई और बिखर गई। सोचिए, जिन मूल्यों और विश्वासों के सहारे आपने पूरी जिंदगी जी है, वो अचानक रेत के ढेर की तरह बिखर जाएं। हाँ, ये कितना भयानक एहसास होगा। तो ये बदलाव सबके लिए आसान नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि इस विद्रोह के बीज खुद विक्टोरियन युग के आखिरी दौर में ही बो दिए गए थे। हाँ, हार्डी और सैमुअल बटलर जैसे लेखकों ने इसकी जमीन तैयार कर दी थी। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। तो इस पूरे बौद्धिक भूचाल के बीच जो लेखक थे, जो समाज का आईना होते हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या वो सब एक ही नाव में सवार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर दो बड़े खेमे बन गए थे। दो अलग अलग गुट? हाँ, जो टूटी हुई दुनिया को देख रहे थे, लेकिन उनके समाधान बिल्कुल अलग थे। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो पहला खेमा कौन था? पहला खेमा था फेबियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ। इसमें बर्नार्ड शॉ, एच.जी. वेल्स जैसे बड़े लेखक थे। और उनका नारा था, कला जीवन के लिए है। हाँ, उनके लिए साहित्य सिर्फ मनोरंजन या कलाकारी नहीं थी, वो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक हथियार था। वो अपनी किताबों से, अपने नाटकों से समाज को बदलना चाहते थे। बिल्कुल, फेबियन सोसाइटी का समाजवादी झुकाव था, और इसी सोच ने आगे चलकर ब्रिटेन में लेबर पार्टी और वेलफेयर स्टेट की नींव रखी। मतलब उनका फोकस पूरे समाज को, सिस्टम को ठीक करने पर था। लेकिन क्या इस बड़े नजरिए में कुछ खो नहीं रहा था? यही इसका स्याह पहलू था। उनका पूरा ध्यान मास मैन यानी आम जनसमूह पर था, औसत इंसान पर। और इस चक्कर में वो उस व्यक्ति को भूल गए जो असाधारण था, सनकी था या सबसे अलग सोचता था। वेलफेयर स्टेट की बड़ी बड़ी मशीनों में एक अकेले इंसान की आवाज खो सकती है। उसके साथ कंप्यूटर के भीतर से गुजरने वाले पंच्ड कार्ड जैसा बर्ताव हो सकता है। हाँ, सिस्टम बन गया, पर शायद इंसानियत का टच कहीं पीछे छूट गया। तो अगर एक खेमा समाज का नक्शा बदलने में लगा था, तो दूसरा खेमा क्या कर रहा था? दूसरा खेमा था मशहूर ब्लूम्सबरी ग्रुप। ओहो, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर। हाँ, और महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे लोग। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक तरह से कला कला के लिए है कि विचार को फिर से जिंदा किया। बिल्कुल, आर्ट फॉर आर्ट सेक। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले इंसान की आंतरिक दुनिया को, उसकी चेतना को बचाना जरूरी है। उनके लिए बौद्धिकता, व्यक्तिगत रिश्ते और कला ही एक सभ्य जीवन का सार थे। हाँ, वो समाज के लिए ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा का नक्शा बना रहे थे। और आपने कीन्स का जिक्र किया, वो तो अर्थशास्त्री थे। उनका इस साहित्यिक समूह से क्या लेना देना? कीन्स इस ग्रुप का एक बहुत अहम हिस्सा थे, और उनका काम दिखाता है कि कैसे इस ग्रुप के विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। अच्छा। 1919 में उनकी एक किताब आई, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। इसमें उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साय संधि की धज्जियां उड़ा दी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस किताब ने जर्मनी में अन्याय की भावना को इतना भड़काया कि वो दूसरे विश्व युद्ध का एक कारण बना। तो आप सोच सकते हैं कि एक बुद्धिजीवी का लिखा हुआ शब्द दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो हमारे पास ये दो खेमे हैं, एक जो राजनीति से दुनिया बदलना चाहता है और दूसरा जो कला और व्यक्तिगत चेतना से। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साहित्य की दिशा ही बदल दी। मैं साल 1922 की बात कर रहा हूँ। हाँ, 1922 एक वाटरशेड मोमेंट था। उस साल दो किताबें आई, जेम्स जॉयस की यूलिसिस और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड। और इन किताबों के साथ ऐसा लगा जैसे साहित्य संचार के आम रास्ते को छोड़कर एक ऐसे गूढ़ किले में घुस गया है जहां आम आदमी का जाना मना था। बिल्कुल, साहित्य अचानक बहुत मुश्किल, बहुत जटिल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले के लेखक तो आम लोगों के लिए लिख रहे थे, है ना? हार्डी, किपलिंग, शॉ। हाँ, उन्हें तो कोई भी औसत बुद्धिमान पाठक पढ़ और समझ सकता था। यहाँ तक कि जोसेफ कॉनराड, जिनकी भाषा जटिल मानी जाती है, वो भी किसी खास एलीट ग्रुप के लिए नहीं लिखते थे। लेकिन 1922 के बाद एक तानाशाही बौद्धिकता का दौर शुरू हुआ। हाँ, एक ऐसी सोच जो आम पाठक की समझ को तुच्छ मानती थी। जॉयस के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने कभी भी बौद्धिक सत्ता को मानसिक अधोलोक की भीड़ के सामने धोखा नहीं दिया। मतलब उन्होंने आम लोगों के लिए अपने लेखन का स्तर कभी कम नहीं किया। कभी नहीं। और टी.एस. एलियट का भी यही मानना था कि सच्चा साहित्य सिर्फ एक छोटे और पारखी पाठक वर्ग के लिए ही लिखा जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि लेखक और पाठक के बीच एक खाई पैदा हो गई? एक बहुत बड़ी खाई,
और अकादमिक दुनिया ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया। आलोचना बाहरी दुनिया से कटकर बौद्धिक अंतःप्रजनन जैसी हो गई। सेरेब्रल इंसेस्ट। हाँ, जहां प्रोफेसर सिर्फ दूसरे प्रोफेसरों के लिए लिख रहे थे। इसका एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। बताइए। प्रोफेसर विलियम एम्पसन, जो एक बहुत बड़े आलोचक थे, उन्होंने टी.एस. एलियट की एक कविता का बहुत गहरा, जटिल और शानदार विश्लेषण लिखा। और फिर पता चला कि उनका पूरा विश्लेषण कविता की एक लाइन में हुई मामूली सी टाइपिंग की गलती पर आधारित था। एक कॉमा गलत जगह लगा हुआ था। नहीं। हाँ, जब अगले एडिशन में वो गलती ठीक हुई तो उनका पूरा बौद्धिक महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये तो कमाल है। मतलब ये एकेडमिक दुनिया का सबसे बड़ा सपना है। बिल्कुल, कि आपने एक खूबसूरत बौद्धिक महल बनाया और बाद में पता चला कि उसकी नींव रेत पर नहीं बल्कि गलत कॉमा पर टिकी थी। ये दिखाता है कि जब बौद्धिकता आम जीवन से कट जाती है हाँ। तो वो कितनी खोखली हो सकती है। सही बात है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के ब्रिटेन में यहाँ का माहौल कैसा था? क्या पहले विश्व युद्ध जैसा ही जोश था? नहीं, बिल्कुल अलग। पहले विश्व युद्ध में एक रोमांटिक उत्साह था, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा कुछ नहीं था। बस एक थका देने वाला धैर्यपूर्ण संकल्प था कि किसी तरह इस मुसीबत को खत्म करना है। और उस दौर के साहित्य में भी यही निराशा और अस्पष्टता दिखती है। और युद्ध के बाद वेलफेयर स्टेट बना, जिसकी बात हमने की थी। लोगों को लगा होगा कि अब आर्थिक सुरक्षा है तो सब खुश रहेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? यही तो विडंबना थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आर्थिक तनाव कम होने से खुशी नहीं आई, बल्कि समाज में एक अजीब सा उदास असंतोष फैल गया। अपराध बढ़ने लगे। हाँ, और एक समृद्ध समाज का जन्म हुआ, जो भौतिक रूप से तो अमीर हो रहा था, पर आध्यात्मिक और मानसिक रूप से खोखला महसूस कर रहा था। ये तो बहुत आज के जमाने जैसा लगता है। दिखावटी बर्बादी या कंस्पिक्यूअस वेस्ट और पड़ोसियों की देखा-देखी चीजें खरीदने का चलन, जिसे कीपिंग अप विद द जोन्स कहते हैं। हाँ, हमारी आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के बीज वहीं बोए गए थे। किराया खरीद प्रणाली आम हो गई, विज्ञापनों की ताकत बहुत बढ़ गई। नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स ने तो बाकायदा चिंता जाहिर की थी कि विज्ञापन युवाओं की भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे सिगरेट या शराब पीने को मर्दानगी की निशानी बताकर। ये सब आज भी कितना प्रासंगिक लगता है ना। और इसने युवाओं के विद्रोह को एक नया रूप दिया होगा। एक बिल्कुल नया रूप। इस बार का विद्रोह पहले से अलग था। अब किशोरों के पास खर्च करने के लिए पैसा था, अपनी खुद की परचेजिंग पावर थी। अच्छा। इससे अपरिपक्वता का पंथ यानी अ कल्ट ऑफ इमैच्योरिटी पैदा हुआ। बिना वजह के विद्रोही और बीटनिक्स जैसे समूह सामने आए। ये अमेरिकी बीटनिक्स जैसे जैक करवैक से प्रभावित थे। हाँ, वो समाज विरोधी थे, ज़ेन बौद्ध धर्म जैसी चीजों में रुचि रखते थे और उनकी खास पहचान थी गंदी जीन्स, ढीले ढाले स्वेटर्स। ये उस अमीर लेकिन दिशाहीन समाज के खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक सदी का सफर था, जहां विक्टोरियन युग के स्थिर चट्टान टूटी और उससे उथल-पुथल, सवालों और सामाजिक प्रयोगों की एक अंतहीन लहर पैदा हुई। हाँ, विज्ञान की तरक्की से लेकर युद्ध की तबाही तक, साहित्य के दो खेमों से लेकर बौद्धिक अभिजात्य वर्ग के उदय तक, ये वाकई बदलाव की सदी थी। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस स्रोत के आखिर में लेखक एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो विक्टोरियन युग को एक नए नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम आज उनका पाखंड कहकर खारिज कर देते हैं, उसे उस दौर के हिसाब से सराहनीय संयम और शालीनता भी तो कहा जा सकता है। कमेंडेबल रेटिसेंस एंड मॉडेस्टी। हाँ, तो सवाल ये है, 20वीं सदी में उस व्यवस्था के टूटने के बाद जो अराजकता, दिखावा और बेचैनी आई, उसे देखते हुए क्या विक्टोरियन मूल्यों में कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा संयम था जिस पर हमें आज दोबारा सोचने की जरूरत है? या फिर हर पीढ़ी का ये हक और कर्तव्य है कि वो पुरानी संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाए और उन्हें तोड़ती रहे, भले ही ये प्रक्रिया कितनी भी मेसी या अव्यवस्थित क्यों ना हो।